गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11 की सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी, जिसमें फर्स्ट लेक्चर है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। क्लास 11 में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए फिजिकल वर्ड से, डायमेंशनल एनालिसिस होते हुए, और फिर हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स करते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर को टच करते हुए हम लोग आज इलास्टिसिटी पर पहुंचे हैं। बेसिकली अगर 11th की फिजिक्स को बहुत ध्यान से देखा जाए तो वो फिजिक्स हमें मटेरियल के बारे में, हमारे नेचर के बारे में और हमारे सराउंडिंग के बारे में हमें नॉलेज दे रहा है और हमें उससे रूबरू करवा रहा है कि किसी मटेरियल को आप कैसे यूज कर सकते हैं और उस मटेरियल के बिहेवियर से आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे किस फील्ड में ये मटेरियल यूजफुल है। हम इलास्टिसिटी की बिहेवियर आज पढ़ेंगे और यह एक मटेरियल का बिहेवियर है और क्या होता है इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम ये जाने कि मैटर क्या होते हैं। तो मैटर वे होते हैं जो स्पेस को ऑक्युपाइज करते हैं, जिनका सर्टेन बेस है, सर्टेन शेप है और सर्टेन शेप होने के साथ साथ इनकी साइज है, इनका कुछ मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्युपाइज करते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इसे सब्सटेंस बोलते हैं। और सब्सटेंस देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट सॉलिड, मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट सॉलिड एंड सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। जो आपका सॉलिड है इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर या कह सकते हैं वॉल्यूम और एरिया, ये सब कांस्टेंट होता है और किसी साधारण फोर्स पर, नॉर्मल फोर्स पर इसका शेप साइज चेंज नहीं होता है, ये एक एक्चुअल शेप साइज पर होता है। बट लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, उसका शेप साइज ये सब कांस्टेंट नहीं होता है। जिस भी बेसल्स में रखा जाता है उसी बेसल्स के शेप का हो जाता है वो। और जो गैस है आपका, वो गैस तो मोस्ट रैंडम गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्ट रैंडम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, कोई भी उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है और इस वजह से वो बहुत तेज़ी से भागते रहते हैं या कह सकते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, एक साधारण ताप पर भी या नॉर्मल टेम्परेचर पर भी। हम लोग उसी काइंड ऑफ सब्सटेंस में एक सब्सटेंस का काइंड देख रहे हैं जो कि सॉलिड है। तो सॉलिड क्या होता है, हमने बताया आपको कि जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, तो ये सब कांस्टेंट होता है और ये अपने डेफिनिट शेप में होते हैं और एक नॉर्मल कह सकते हैं प्रेशर पर या फोर्स पर ये अपने शेप साइज को चेंज नहीं करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रोलिक प्रेशर पर अगर इनको या फोर्स पर हम लोग काम करेंगे तब तो कोई भी चीज़ होगा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। हम लोग यहाँ पर इलास्टिक एंड प्लास्टिसिटी देख रहे हैं, क्या बिहेवियर देखने चल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर सॉलिड देख रहे हैं तो सॉलिड को मोस्टली लोग बोल देते हैं कि बहुत रिजिड बॉडी है। तो ये जो आपका रिजिड बॉडी है ये कैसे है, तो हम लोग इसको देखें। बाय रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी के द्वारा हम देखें तो वी जनरली मीन अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो हम ये जानते हैं कि जो भी हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो रिजिड बॉडी है। हम अगर रिजिड बॉडी के बारे में जानें तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर हार्ड बॉडी है तो वो एक सॉलिड बॉडी है और रिजिड बॉडी है कह सकते हैं। तो बाय रिजिड बॉडी वी जनरली मीन हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनिट शेप एंड साइज। हम यही जानते हैं कि हमारे पास कोई भी जो हार्ड बॉडी है उसका डेफिनिट शेप साइज है तो वह एक रिजिड बॉडी है, यही हम जानते हैं।
तो डेफिनेट शेप एंड साइज इन द रियलिटी, लेकिन रियल में कौन है रिजिड बॉडी, ये बताना चाह रहे हैं। सॉलिड बॉडीज और नॉट परफेक्टली रिजिड, लेकिन रियलिटी यह है कि सॉलिड बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। द कैन बी स्ट्रेच्ड, दिस कैन बी स्ट्रेच्ड, ये जो बॉडी होती है ये स्ट्रेच्ड भी हो सकती है, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो रिजिड बॉडी है जनरली उन्हीं को बोल देते हैं कि वो एक सॉलिड बॉडी है, जो सॉलिड जितने भी हार्ड सॉलिड बॉडी है ये बोल देते हैं कि वही रिजिड बॉडी है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि जो ये जो बॉडी होती है दिस कैन बी स्ट्रेच्ड, ये जो बॉडी होती है ये स्ट्रेच्ड हो जाती है। स्ट्रेच्ड का मतलब अपने लेंथ के अकॉर्डिंग अगर इससे हम खींचे कुछ अमाउंट में फोर्स लगाकर, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई रिजिड वाल है, उस वाल से कोई भी मेटल या कोई भी सॉलिड ठोस ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका एक एंड को यहाँ पर टाइट कर दिया, दूसरे एंड पर हम फोर्स लगाते हैं तो इट विल बी स्ट्रेच्ड, ये क्या हो जाता है लेंथ के अलोंग स्ट्रेच्ड हो जाता है। इट विल बी कंप्रेस्ड, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, इस पर हम अगर फोर्स लगाएं और इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं F, तो ये स्ट्रेच्ड भी है और कंप्रेस्ड भी है, ये स्ट्रेच्ड कंडीशन है, स्ट्रेच्ड कंडीशन है और ये कंप्रेस की कंडीशन है, ये कंप्रेस की कंडीशन है। एंड इट विल बी बेंट, और हम इसे घुमा भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं इसे। द एक्सटर्नल फोर्स, कब ये कर सकते हैं ये सारी चीजें? एक्सटर्नल फोर्स की कंडीशन में। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। जब हम कभी भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई भी बॉडी जो सॉलिड बॉडी होती है वो या तो स्ट्रेच्ड हो जाती है, या तो कंप्रेस हो जाती है, या तो वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाता है, किसी भी रैंडम किसी भी शेप में, जरूरी नहीं है इसी शेप में हो, रैंडम शेप में, जिस शेप में आप फोर्स लगाते हैं, जिस भी डिजायरेबल शेप के लिए आप फोर्स लगाते हैं, तो रैंडम शेप हो सकता है उसका, या कह सकते हैं कि डिजायरेबल शेप भी हो सकता है, जिस डिजायरेबल शेप भी हो सकता है उसका, जिधर भी आप मोड़ना चाहते हैं। तो किसी भी सॉलिड बॉडी को देखकर, हार्डेस्ट सॉलिड बॉडी को देखकर आप बोलते हैं रिजिड बॉडी है, और उसका शेप और साइज सब कुछ डेफिनेट होता है, यही सब देखकर आप बोल देते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। बट रियलिटी क्या है कि सॉलिड बॉडी क्या होती है कि वो सॉलिड बॉडी आर नॉट और आप क्या देखते हैं, हाँ, इन रियलिटी द सॉलिड बॉडी आर नॉट परफेक्टली, लेकिन रियलिटी यह है कि सॉलिड बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, जो सॉलिड बॉडी है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। दिस क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉलिड बॉडी है उस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है या बेंट हो जाता है। व्हेनेवर द एक्सटर्नल फोर्स यू आर अप्लाइंग, जब कभी भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड बॉडी क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है या बेंट हो जाता है। तो इसलिए हम इस सॉलिड बॉडी को, हार्ड सॉलिड बॉडी को हम परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं कहते हैं, क्योंकि परफेक्टली जो रिजिड बॉडी होती है उस पर यू कैन अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, they cannot be stretched, cannot be compressed and cannot be bent। जब कभी भी आप परफेक्टली रिजिड बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वह ना तो स्ट्रेच्ड होता है, ना कंप्रेस होता है और ना ही बेंट होता है। लेकिन जो आपका हार्ड सॉलिड बॉडी होता है उस पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कंप्रेस भी हो जाता है, स्ट्रेच भी हो जाता है और बेंट भी हो जाता है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो हार्ड सॉलिड बॉडी है वो रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन आमतौर पर आप यही जानते हैं कि हार्ड रिजिड सॉलिड बॉडी ही रिजिड बॉडी होता है। आगे है कि द बॉडी may get deformed when the deforming force is removed। और जब हम किसी भी हार्ड सॉलिड बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, बेंट हो जाता है, या अपने वॉल्यूम को चेंज कर लेता है, अपने एरिया को चेंज कर लेता है, अपने लेंथ को चेंज कर लेता है। तो हम देखते हैं कि ये जो चेंज होता है ये ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, यही वजह से होता है। और इस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स
हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हम ये देखते हैं कि बॉडी अपने शेप साइज को चेंज कर ले गया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसने बॉडी की शेप साइज को चेंज कर दिया, इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, और जब आप उस बॉडी से आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लेते हैं, तो रिमूव करने के बाद ये देखते हैं कि बॉडी रीगेन आवर ओरिजिनल शेप साइज। और जब हम देखते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो गया तो बॉडी अपने उसी ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेता है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि हार्ड सॉलिड बॉडी है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं एंड the molecules of the object do not move due to the deforming force, और ऐसा भी कह सकते हैं कि the molecules do not move with respect to the another molecules, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं बेटे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट लेयर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ये एक दूसरे से अगर रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे, एक मॉलिक्यूल दूसरे अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है, हम उसे परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलते हैं। और अगर उसने अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी कर लिया तो हम उसे सॉलिड बॉडी तो कह सकते हैं, लेकिन परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं कर सकते हैं। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सॉलिड बॉडी एंड व्हाट इज द रिजिड बॉडी। वंस अगेन, रिजिड बॉडी क्या है बेटे? रिजिड बॉडी पर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं या एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के मॉलिक्यूल्स अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कुछ रिलेटिव मोशन कर जाते हैं, या वो कंप्रेस हो जाएंगे, या वो स्ट्रेच हो जाएंगे, या वो बेंट हो जाते हैं। अगर और जब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा लेते हैं तो वो बॉडी अपने उसी शेप साइज में ओरिजिनल में आ जाते हैं, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी तो नहीं कह सकते हैं, बट हम सॉलिड बॉडी कह सकते हैं। बट ये सारी चीजें एक इलास्टिक लिमिट के अंदर होती हैं, तो हम सॉलिड बॉडी तो कह सकते हैं। तो रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? तो रिजिड बॉडी हम उसे बोलेंगे जिस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और जिस पर फोर्स आप जिस बॉडी पर लगा रहे हैं उस बॉडी के एक भी मॉलिक्यूल्स अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन ना करें, बिल्कुल वो उसी शेप साइज में बनाए रहें और आपके डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को जीरो कर दें। वहां पर नेट आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स वैल्यू पूरा टोटल है वो सब जीरो आ जाए, कोई भी उसमें चेंज ना दिखे उसके शेप साइज में, उसके वॉल्यूम में, तो ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलते हैं। और याद रहे कि हम यहाँ पर जो कुछ भी लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स से लगा रहे हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स ही मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है बेटे? डिफॉर्मिंग फोर्स, तो यहां पर मैं बता दूं आपको डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स जो फॉर्म को खराब कर दे, शेप को, साइज को खराब कर दे, डिफॉर्म कर दे। डिफॉर्म का मतलब रूप, उसका कह सकते हैं कि आकार, आकृति, उसका शेप साइज, जो उसके शेप साइज को खराब कर दे वो डिफॉर्म कर दे। फॉर्म डिफॉर्म, जो किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म को खराब कर दे, डिफॉर्म कर दे, दैट इज द डिफॉर्म। और अगर वो फोर्स की कैटेगरी का है तो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो तो उस ऑब्जेक्ट की शेप साइज को खराब कर दे, बर्बाद कर दे, तो उसे डिफॉर्म बोलते हैं। बट आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी विल रीगेन आवर शेप साइज, और ये बॉडी के ऊपर से हटा लेने पर अपने ओरिजिनल शेप साइज में बॉडी अगर आ जाता है तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, यानी कि परमानेंटली कोई भी चेंज ना हो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो यहाँ पर क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स? जब किसी बॉडी पर आप अप्लाई करते हैं ऐसा फोर्स कि वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप साइज को खराब कर देता है, तो उसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर इलास्टिक क्या है एंड प्लास्टिक क्या है, उसका भी इलास्टिक एंड प्लास्टिक की बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रिजिड बॉडी क्या है और उससे क्या नाम हमारा सॉलिड बॉडी क्या है, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इलास्टिक क्या है और प्लास्टिक क्या है।
क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल सॉलिड ही देखा। डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अ फोर्स which change the size and shape of a body are called a deforming force। किसी भी कोई भी बॉडी जो शेप साइज को चेंज कर दे, कोई भी फोर्स जो बॉडी पर लगे और शेप साइज को चेंज कर दे, तो हम उसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है, क्योंकि हमारा तो मेन टॉपिक यही है कि इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। हम इस हेडिंग में सबसे पहले हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि सॉलिड क्या है, तो आपने ये समझ लिया कि सॉलिड क्या है। सॉलिड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, डिजाइनेबल शेप साइज दे सकते हैं, और जबकि रिजिड जो बॉडी है उसमें ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो हमने सॉलिड और रिजिड में ये डिफरेंस बताया। अब आप आई होप कि सॉलिड समझ गए होंगे, और इस कंप्रेस में, स्ट्रेच में या बेंड करने में सॉलिड को जो फोर्स या जो लगाते थे वो एक एक्सटर्नल फोर्स रहता था, और उस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते थे। अब हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स भी देख लिया और सॉलिड भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। तो इट इज द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी अपने शेप साइज को चेंज कर लेता है, और जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो वो बॉडी फिर से अपने उसी ओरिजिनल पैरामीटर में आ जाता है, शेप साइज में आ जाता है, अपने वॉल्यूम में, अपने एरिया में, अपने लेंथ में आ जाता है। तो इस टेंडेंसी को, ये जो हमारी क्वालिटी है, इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो वही है यहाँ पर कि इफ द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, you have to apply the some amount of force on the body, then body will change our, or the body will lost our original shape size, or other words we can say due to this force, due to this deforming force, the body will change our shape and size. After removing this force, the body will regain original parameter. Then this tendency of the object is called elasticity, and this type of object is called elastic object। वही चीज यहाँ पर है कि if the body regain its original size and shape, अगर बॉडी पर आपने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसके शेप साइज को चेंज किया है, वो फोर्स आप हटा लेते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स आप हटा लेते हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को पुनः प्राप्त कर लेता है। कब? जब आप अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को या एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं, तो इट इज सेड टू बी इलास्टिक। हम इसे इलास्टिक कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं, हम ऐसे बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, और ऐसे बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर हम कोई रबर लें और रबर को हम खींचें, और खींचा है, हमने तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, और आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स द रबर बैंड आर कंप्रेस एंड इट विल रीगेन आवर ओरिजिनल शेप साइज और लेंथ। फिर रबर बैंड अपने उसी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलास्टिसिटी एंड डेफिनेशन ऑफ द इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक बॉडी भी देखा और इलास्टिसिटी भी देखा। हम इसी टर्म में एक और चीज देखते हैं। इलास्टिसिटी में एक वर्ड और आ जाता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी। तो अगर हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है, तो वो अपने शेप साइज को चेंज कर ले। आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इट विल सडन, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल सडन, एकदम इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत, इमीडिएटली, परफेक्ट यूजफुल वर्ड फॉर दिस डेफिनेशन, इमीडिएटली। कह सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इमीडिएटली बॉडी रीगेन और ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड एक्चुअल शेप एंड साइज।
अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिमूव कर लेते हैं अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो ये इलास्टिसिटी में धीरे धीरे भी अपनी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को पा सकती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो परफेक्ट इलास्टिसिटी है उसमें जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊं, बॉडी इमीडिएटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, एकदम इमीडिएटली अपने ओरिजिनल शेप साइज में अगर आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट है अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है। ये आइडियलिटी का केस कह सकते हैं कि नहीं हुआ है, बट हम एकदम नियरली इलास्टिक बॉडी जो मानते हैं उसको क्वार्टज को मानते हैं। क्वार्टज जो है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के नियर है थोड़ा बहुत। तो हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी क्या है कि वी कैन अप्लाइंग द सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल चेंज द शेप साइज, बॉडी का जो शेप साइज होगा वो चेंज कर लेगा ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। जो उस पर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से बॉडी अपना डिफॉर्मिंग फोर्स वो है और उसी की वजह से बॉडी अपना शेप साइज चेंज कर ले और चेंज कर ले। लेकिन हम रिमूव कर ले जब डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बॉडी अपनी उसी शेप साइज में पुनः ना आ पाए, तो ऐसे बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं गीली मिट्टी का टुकड़ा, हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, गीली मिट्टी का टुकड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हम उसे इस शेप में कर दिए। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ली तो अपने परमानेंटली इसी शेप में रख गया है, तो ये प्लास्टिक है। इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हैं और उसे रिमूव कर लिए तो बॉडी हमारा अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन ना कर सके, इट्स ओरिजिनल साइज एंड द शेप इवन आफ्टर द रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन ना कर सके, इट्स सेड टू बी प्लास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। हम एग्जांपल दिया गीली मिट्टी का टुकड़ा, गीली मिट्टी की आप गोली बना लो और गोली बना के फिर आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद क्या कर रहे हो, आप पा रहे हो कि वो गीली मिट्टी का टुकड़ा जिस फॉर्म में आपने छोड़ा था उसी फॉर्म में परमानेंटली शिफ्ट हो गया, वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को चेंज में आ नहीं पाया, वो चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ कि वो प्लास्टिक बॉडी है। च्युइंगम जिसको आप चबा चबा के खाते हो और उस पीस ऑफ द च्युइंगम लो आप, और देखो यहाँ एग्जांपल मैंने लिख भी रखा है कि च्युइंगम, तो च्युइंगम का पीस लो और आप उस पीस को जब आप कुछ करते हो, स्क्रैच करते हो, कुछ करते हो, छोड़ देते हो, उसी शेप साइज में रह जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स को एक्सेप्ट कर लेता है, वो परमानेंटली उसी शेप साइज में रह जाता है, तो ऐसे को हम प्लास्टिक बोलते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है कि जैसे च्युइंगम पर आपने फोर्स अप्लाई किया था और जैसे हटा लिया तो धीरे धीरे वो थोड़ा कंप्रेस हुआ, परमानेंटली तो उसी शेप साइज में नहीं रह पाया, थोड़ा बहुत कंप्रेस हुआ। या गीली मिट्टी के टुकड़े पर आप कुछ फोर्स लगाते हैं, जब हटाते हैं तो कुछ अपने आने की कोशिश करता है लेकिन परफेक्टली आ नहीं पाता है, तो वो एक प्लास्टिक बॉडी हुआ और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन परफेक्टली क्या होता है कि जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको पिचका रखे हैं, उसके शेप साइज को चेंज कर रखे हैं, और जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वो बॉडी का सिंगल मॉलिक्यूल्स भी अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन ना करे आफ्टर द रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज द परफेक्टली प्लास्टिसिटी। ये परफेक्टली प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है और ऐसे बॉडी को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है या नियरेस्ट एग्जांपल है पुट्टी एंड पैराफिन बैग्स, जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, उसका एग्जांपल है पुट्टी एंड द पैराफिन बैग्स, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक बॉडी का जो एग्जांपल है च्युइंगम या बेड किलर है। और इलास्टिक बॉडी जो है वो जैसे हम रबर ले लें, स्टील ले लें, एक्सेट्रा ले लें, लेकिन परफेक्टली करें तो वो क्वार्टर्स है। तो आई होप एक चीज और आपको बता दें कि इस दुनिया में ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक है ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां हैं। आइडियल के केस में तो ले सकते हैं हम, लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है तो उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, और किसी भी बॉडी का प्लास्टिसिटी डिक्रीज होता है तो प्लास्टिसिटी
इंक्रीज होता है। इट मीन्स प्लास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी, और अदर वर्ड्स वी कैन से इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लास्टिसिटी। हम ऐसे कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है तो प्लास्टिसिटी डिक्रीज होता है, और अगर हम कहें कि इलास्टिसिटी मेरा डिक्रीज होता है तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज होता है। प्लास्टिसिटी इंक्रीज होता है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो ये याद रखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।